नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 15 के अंतर्गत अमेरिकी गृह युद्ध और अब्राहम लिंकन की भूमिका। तो अभी तक 14 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और पिछले 2-3 दिनों से देखिए हम लोग देख रहे थे अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति के बाद से हम लोग अमेरिकी संविधान को देखने से पहले इंग्लैंड का संविधान और वहाँ का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको देख लिया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो अमेरिकी गृह युद्ध की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत बाद की घटनाएं हैं। ये लगभग 1860 के दशक की घटनाएं हैं और बीच का जो समय है, जैसे कि 1776 में जो भी अमेरिकी क्रांति हुई, उसके बाद से 1785-86 में जो भी संविधान की वहाँ पे अवधारणा आ चुकी थी, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अमेंडमेंट के माध्यम से आ चुकी थी। अब यहाँ पे जो लंबा गैप है आपको यहाँ पे समझना है। और क्या समझना है कि देखिए 1860 तक अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अब यहाँ पे जो यूरोप का प्रभाव है, खासकर इस गृह युद्ध के संदर्भ में समझे तो इसका कोई भी यूरोप से बहुत अधिक लिंक नहीं है। इसीलिए आपको अब यहाँ ये नहीं परेशान होना है कि 1860 में अचानक ही अमेरिकी गृह युद्ध को ले आया, बल्कि आपको समझने में और सहूलियत मिलेगी यहाँ पे कि अमेरिकी क्रांति को पढ़ने के बाद, अमेरिकी संविधान को पढ़ने के बाद आप इस अमेरिकी गृह युद्ध को तरोताज़ा बिल्कुल आप फ्रेश रूप से आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको अभी तक मेमोराइज भी होगी, क्योंकि कुछ जगहों के नाम बार बार यहाँ पे ठीक है रिकॉल यहाँ पे किया भी जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत रहना है। और अभी हम लोग बात करें इधर यूरोप की, तो देखिए इधर फ्रांस की क्रांति ऑलरेडी इधर हो चुकी है 1789 में। उसके बाद से नेपोलियन का आगमन हो चुका है, मेटरनिक युग इधर आ चुका है और उसके बाद से इटली और जर्मनी का जो एकीकरण का मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त भी हो चुका है। तो काफ़ी कुछ इधर यूरोप में भी हो चुका है, लेकिन उन सारी घटनाओं का इस अमेरिकी गृह युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है। नाम ही अमेरिकी गृह युद्ध, ठीक है। एक देश के अंतर्गत जब यहाँ पे कोई युद्ध हो रहा है तो इसमें देखेंगे कि बाह्य जो प्रभाव है वो यहाँ पे इस अमेरिकी गृह युद्ध के अंतर्गत आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं अमेरिकी गृह युद्ध की, बिल्कुल ही उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच की समस्याएं हैं। उन सारे कारणों को हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो इस अमेरिकी गृह युद्ध का कारण बना। और ख़ासकर इसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा, काफ़ी यहाँ पे सम्मानजनक व्यक्ति, अब्राहम लिंकन की जो भूमिका है आप इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इनके प्रयासों के द्वारा उस गृह युद्ध को यहाँ पे ख़त्म किया गया और अमेरिका को बिल्कुल ही आज देख रहे हैं यहाँ पे एक यूएसए के रूप में जो मौजूद है, मजबूत संघ के रूप में मौजूद है, उनमें इनका जो रोल है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए और डेली के डेली देखिए लेक्चर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। पूरा का पूरा ये हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के ये कोर्स कंप्लीट करवाई जा रही है। आने वाले दिनों में ठीक है इंडियन हिस्ट्री का भी एक एक सेगमेंट यहाँ पे कराई जाएगी। तो बिल्कुल ही ठीक है इस तरह का लेक्चर को आप अवेल कीजिए, फ़ायदा लीजिए, डेली के डेली देखिए। कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। समस्या है तो आपको नीचे ठीक है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप सब मिल जाएगा, और फिर नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी की पूरी आपको सहायता की जाएगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं अमेरिकी गृह युद्ध। टाइम पीरियड देख सकते हैं, लगभग 4 सालों तक चलने वाला जो युद्ध था 1861 से 65 के बीच, रुक रुक के बहुत अधिक ठीक है कुछ न कुछ समस्याएं यहाँ पे आ रही है, मर्ज हो जा रही है। शीत युद्ध का भी एक वातावरण आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको दूसरी अमेरिकी क्रांति भी इसको बोला जा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरी अमेरिकी क्रांति। सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठभूमि के अंतर्गत कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे, क्या ऐसे कारण थे कि इन्हीं उपनिवेशों के द्वारा एक साथ मिलके जिस ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई की गई, आज़ादी प्राप्त की गई, एक संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा कौन सा कारण आ गया जो कि इनको ठीक है बिल्कुल ही गृह युद्ध के कगार पे ढकेल दिया। गृह युद्ध जैसी हालात पैदा हो गई और इस गृह युद्ध को अब्राहम लिंकन की भूमिका बहुत ही देखिए अतुलनीय भूमिका है इनकी, क्योंकि एक गृह युद्ध को ख़त्म करना किसी भी देश के शासकों की बात करें इतना आसान होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब्राहम लिंकन की कूटनीतिक ठीक है आप राजनीतिक दूरदर्शिता को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे संघ को बनाए रखते हुए अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध को समाप्त किया। फिर देखेंगे परिणाम, कितना खूबसूरत परिणाम होगा। ऐसे विश्व में बहुत कम ही ऐसे युद्ध होते हैं जो कि इतने सारे खून खराबों के बाद
अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। देखेंगे बिल्कुल ही अमेरिका के संदर्भ में एक शल्य चिकित्सा की तरह यह प्रस्तुत होती है, प्रतीत होती है। जैसे कि समझ रहे हैं ना, ऑपरेशन, जैसे कि शरीर में अगर कोई पार्ट अगर खराब हो जाए तो उसमें शल्य चिकित्सा करवाइए, उस पार्ट को ठीक है ठीक करवाइए, फिर देखिए आपका शरीर एकदम जो ताज़ा फ्रेश होकर काम करेगा। वैसे ही ये परिणाम के रूप में मैंने एक बहुत ही खतरनाक मतलब जो गतिविधियाँ हुई, इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद से जो इसका रिजल्ट हुआ बहुत अच्छा हुआ। भारत के संदर्भ में देखिए, भारत का विभाजन के संदर्भ में देखेंगे तो भारत अभी भी उस विभाजन का जो दंभ है झेल रहा है। आज भी बहुत सारी समस्याएं मौजूद है दोनों ही देशों के बीच, तो ये चीज़ चला है। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे तो परिणाम बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्या दासों को अधिकार मिला, या आज भी उनकी जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो भी दासों की जो स्थिति है क्या है। अभी आपको पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड की जो घटना जो चल रही थी, आई कांट ब्रीथ, एक ठीक है श्वेत पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसकी गर्दन को दबा के ठीक है मार ही दिया गया, सांस नहीं ले पाया, बेचारा मर गया। तो समझिए, मैं उस मर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आज भी अगर हम लोग दासों की बात करते हैं, और इस दास में ठीक है पहले जो थे अश्वेत ही लोग थे, चाहे हम लोग रेड इंडियंस की बात करें, चाहे वो अफ्रीकी दासों की बात करें, तो आज भी क्या उनकी स्थिति अच्छी है? बराक ओबामा के प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या अभी भी वर्तमान में दासों की स्थिति में सुधार आया है, या फिर अभी भी इनकाउंटर या पुलिसों के द्वारा अत्याचार करना दासों में आम बात है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ठीक है पहले से लेके आप वर्तमान तक की घटनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल ही इंटरलिंकिंग टॉपिक है, मेरे साथ बने रहिए पूरी की पूरी, ठीक है। एक एक क्रिस्टल क्लियर करके एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका का यही मैप है, ये है ग्रेट लेक्स इसको बोला गया, ठीक है। इधर आपको रॉकी माउंटेन मिल जाएगा, इधर अपलेशियन पर्वत इधर यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो ईस्टर्न इलाका है काफ़ी डेवलप एरिया है, ठीक है। वेस्टर्न में देखेंगे इधर इस साइड बोला तो डेजर्ट वाला इलाका है, लेकिन इधर ही आपको सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया मिल जाएगा काफ़ी, जो कि डेवलप है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इधर पृष्ठभूमि उस समय क्या था। तो देखिए 19वीं सदी में जो अमेरिकी गृह युद्ध हुई, कितने बार अमेरिकी गृह युद्ध को लेके मतलब समझ रहे हैं, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था। अमेरिकी गृह युद्ध जैसे ही उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की बात की जाती थी तो उनको लगता था उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप के बीच युद्ध हुआ है। आपको समझना है, हम लोग जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं, जिस यूएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके दो राज्यों को, खासकर उस समय उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, मैंने राज्य यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उत्तरी क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दक्षिणी क्षेत्र है। दोनों के बीच आप देखेंगे तो लगभग 4 सालों तक एक शीत युद्ध का जो वातावरण बना हुआ था, फाइनली ठीक है वो युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया, सेना के द्वारा कार्रवाई की गई। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि आर्थिक कारण, अमेरिका की भौगोलिक स्थिति में सब निहित है, सामाजिक कारण, और तीसरा है यहाँ पे नैतिक कारण, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, खासकर दासों की स्थिति को लेके सब बारी बारी से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए उपनिवेशवाद के विरुद्ध कहा जा रहा है कि ये वही लोग थे जो एक साथ लोगों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध किया, संविधान का निर्माण किया। फिर भी ऐसे कौन सी बातें इन दोनों के बीच हो गई, इन दोनों क्षेत्रों के बीच हो गई, जो युद्ध तक आके पहुंचा, बहुत सारी ठीक है समस्याओं का कारण बना, कितने लोग यहाँ पे मारे गए। इसीलिए इसको बोला गया भाई भाई का युद्ध। भाई भाई ही है, देखिए गृह युद्ध बोला गया, एक घर के अंदर अगर हो रहा है, एक देश के अंदर हो रहा है। उत्तरी दक्षिणी युद्ध बोला गया, कई सारे युद्धों के नाम से यहाँ पे जाना गया। लेकिन आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो भी ये युद्ध हुआ, खून खराबा हुआ, दुनिया मैंने बताया शुरू में, बहुत कम ही ऐसे युद्ध हुए जो एक विध्वंसात्मक होते हुए उसका प्रभाव रचनात्मक प्रभाव के रूप में दिखाई देगा। जैसे कि धर्म युद्ध, धर्म युद्ध में क्या लगभग 100 सालों तक जो युद्ध चला, कितने सामंत लोग, कितने मुस्लिम लोग मारे गए। लेकिन आगे चल के पुनर्जागरण के मार्ग का जो प्रशस्त हुआ, उसमें एक कारण हमने देखा था धर्म युद्ध। यही सारी चीज़ें हैं। देखिए जब क्वेश्चन को को रिलेट करके पूछता है, घुमा के पूछता है, तो आपको एक सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। चीज़ों को आप को रिलेट कर पाए, एनालिसिस कर पाए, आपके लिए उत्तर लेखन शैली बिल्कुल आसान हो जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे विध्वंसात्मक घटना का रचनात्मक प्रभाव। अमेरिकी क्रांति देखिए, अमेरिकी क्रांति ने जिस प्रकार से एक स्वतंत्र राष्ट्र की तो नींव रख दी, लेकिन अमेरिकी गृह युद्ध ने एक आधुनिक राष्ट्र की नींव रख दी। बिल्कुल उस समय औद्योगिकरण का एज था, एरा था। आधुनिक राष्ट्र में देखेंगे एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें पहली बार बम, गोला बारूद का प्रयोग किया गया, पनडुब्बियों को डुबाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया गया। मीडिया की काफ़ी भूमिका होती है। मीडिया देखेंगे पल पल का खबर देती हुई नजर आ रही है उस, ठीक है, लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी के दौर में। तो ये अपने आप में, ठीक है, इसको आधुनिक राष्ट्र आगे चल के उसका फायदा उनको मिला। कैसे मिला, मेरे साथ बने रहिए, अभी आप सबका सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका उस समय अमेरिकी गृह युद्ध के समय जो सिचुएशन था, इसी को आप समझ सकते हैं। इसको दक्षिणी राज्य के रूप में समझिए। ये है दक्षिणी राज्य, और ये जो मामला आपको दिख रहा है इधर, ये है आपका उत्तरी राज्य, उत्तरी राज्य, ठीक है। अब दोनों को दोनों यहाँ पे पश्चिम की तरफ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे नेब्रास्का और कैंसास को लेकर मामला फंस जाएगा। ये है मिसिसिपी, मिसौरी वाला एरिया है, आप लोगों को ध्यान होगा इधर से ही, ठीक है। मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी आके इधर, ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी में आके गिर जाती है। इधर हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी, ये है फ्लोरिडा है, ध्यान रखिए, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। कैलिफोर्निया में आकर मामला फंस जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कैलिफोर्निया, नेब्रास्का, कैंसास और यहाँ पे मिसौरी वाला जो एरिया है। बाद में इन क्षेत्रों को बांट दिया जाएगा, इसे 36 डिग्री 30 मिनट के अक्षांश रेखा पे बांट दिया जाएगा। 36 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा के रूप में इसको बांट दिया जाएगा कि ये भाई बोला है उत्तरी अमेरिका और ये भाई साहब है दक्षिणी अमेरिका। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे सबकी चर्चा मिलेगी। ये अभी नहीं बांटेगा, जब मामला बहुत अधिक गंभीर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब इसको बांटा जाएगा। अब आइए गृह युद्ध के कारण। अब इन 4 कारणों को यहाँ पे दिया गया है। पहला है आर्थिक सामाजिक विषमता, दूसरा है उद्योगों के संरक्षण के प्रश्न को लेके, तीसरा है नैतिक आयाम में जो दास प्रथा है, जो मैंने शुरू में बताया था, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और चौथा है संवैधानिक मुद्दा। एक तरीके से संविधान में देखेंगे तो दक्षिणी राज्यों के खिलाफ होता हुआ आपको नजर आएगा, अर्थात दास व्यवस्था के खिलाफ होता हुआ नजर आएगा। अब आइए बारी बारी से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भौगोलिक स्थिति आप देख पा रहे हैं, 36 डिग्री 30 मिनट ऐसे बांट दिया गया है, ठीक है। वैसे अक्षांश तो थोड़ा सा गोल खींचा जाता है, ध्यान रखिएगा, आप समझिए 36 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे देखिए जो राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है, अब स्वाभाविक सी बात है कि ये जो नीचे वाला जो एरिया 36 डिग्री के नीचे, इधर टेम्परेचर अधिक होगा, गर्मी भी इधर अधिक होगी। ज्यों ऊपर जाएंगे इधर, तो इधर आपको कनाडियन शील्ड मिल जाएगा, हडसन की इधर खाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रेट लेक्स मिल जाएगा इधर, ठीक है, रॉकी माउंटेन इधर देखने के लिए मिल जाएगी पूरी तरीके से। तो उत्तरी जो भाग है देखिए, बिल्कुल ही उस समय अगर देखा जाए तो मॉडर्नाइज, समझ रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल एरा के रूप में उस समय मौजूद था। औद्योगिक व्यापार, यातायात, संचार, पूंजीपति, वेतन भोगी श्रमिक के रूप में मौजूद था। लेकिन दक्षिणी राज्यों को देखेंगे तो दक्षिणी राज्यों में जो मैं बात कर रहा हूँ दासों की, कुलीनों की बात कर रहा हूँ, यहाँ मध्य वर्ग आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। कुलीन थे, बहुत बड़ा जो एरिया होता था, लैंड जो होता था, इसमें ठीक है बागवानी कृषि लोग करवाता था, अपने तो नहीं करेगा, दासों से करवाता था। अफ्रीका से दासों को आयात किया जाता था, बहुत सारे रेड इंडियंस वहाँ के मूल निवासियों को दास बना लिया गया। सबसे बड़ा मुद्दा वहीं हुआ दास प्रथा को लेके। तो दक्षिणी भाग था देखिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, बगानी कृषि, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे आइए थोड़ा इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक सामाजिक विषमता, ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरी राज्यों को लेके, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी छोटी छोटी यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उत्तरी राज्य देखिए, उत्तरी राज्य में क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो इनका उद्योग और व्यापार बहुत ही टॉप, समझ रहे हैं ना। इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन का इफेक्ट अच्छा खासा अमेरिका में उस समय पड़ चुका था। तो उद्योग व्यापार में आप देख पा रहे हैं सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र सब बहुतायत मात्रा में उसका प्रोडक्शन किया जा रहा था। चमड़े का सामान, जूते का निर्माण, लकड़ी के वस्तुएं अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। कुल मिला के जो उत्तरी राज्य की हम बात कर रहे हैं वो एक तरीके से डेवलप्ड हो चुका था। मशीनीकरण यहाँ पे सब आ चुका था, हर एक चीज़ मशीनों से करवाया जाने लगा। कृषि भी वहाँ होता था तो भाई मशीन से लगा लो, कोई समस्या ही नहीं था।
श्रम मूल्य उनका बहुत अधिक हद तक बच जाता था। लेकिन ठीक है, दक्षिणी राज्य का आप देखेंगे तो मामला बिल्कुल यहाँ पे उल्टा है। इनका जो अर्थव्यवस्था का आधार था, कोई उद्योग नहीं था वहां पे। अभी दक्षिणी राज्य में अभी भी वो लोग बागानी कृषि से युक्त था, और उस बागानी कृषि में जो भी प्रोडक्शन होता था, जैसे कपास, तंबाकू, ध्यान रखिएगा कपास तंबाकू जो ठीक है प्रेरी के क्षेत्रों में खूब होता है। प्रेरी के क्षेत्र, ठीक है, आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर होगा। कपास, तंबाकू, यहाँ पे गन्ना हो गया, गन्ने इधर हवाई द्वीप ले लीजिए, क्यूबा की तरफ ले लीजिए, या फिर वहीं प्रेरी वाला क्षेत्र, वहाँ पे कहीं कहीं आपको ठीक है ब्लैक सॉइल भी मिलेगा, वहाँ खूब गन्ने की खेती होती थी। दासों की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इन सारे खेतियों करने के लिए इसमें श्रम सबसे अधिक लगता था, और वहाँ पे मशीनीकरण हुआ नहीं था। तो लोग करे क्या, दासों को पकड़ पकड़ के सस्ता श्रम होता था, इन दासों से करवाया जाता था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था कुलीन भूस्वामी वर्ग, क्योंकि सारी जमीन इसी के पास होती थी, और दास प्रथा यह चाहता था कि हर हाल में बना रहे, ताकि इसी दास प्रथा को आधार बना के इसका प्रोडक्शन बना रहे, मुनाफा इसको मिलता रहे। अब सोचिए, दास नहीं रहेंगे तो इतना बड़ा प्रोडक्शन कौन करेगा। फार्मिंग कृषि और ध्यान रखिएगा, आज भी भारत में देखिए जहाँ पे ग्रहण की कृषि होती है, जहाँ पे देखिए बिहार में हो गया, झारखंड में हो गया, खासकर इधर उत्तर प्रदेश में हो गया, जनसंख्या दबाव इतना है कि यहाँ पे जो कृषि किया जाता है बिल्कुल ही ठीक है गहन कृषि किया जाता है। छोटे से छोटे भूखंड पे पूरा का पूरा फैमिली सब लगा रहता है, किसान, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि इतनी छोटी भूमि पे इतने सारे अधिक लोग काम कर रहे हैं, मजबूरी भी है। तो उस समय अगर देखा जाए अमेरिका के क्षेत्र में, खासकर दक्षिणी राज्यों में, तो उतने बड़े विशाल भूभाग पे जहाँ पे मशीनीकरण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मानव श्रम ही था। तो सोचिए, अगर पूरा का पूरा अगर श्रम अगर दिया जाने लगे तो फिर इनका कल्याण हो गया। आज भी देखिए गांव में, आज ठीक है 21st सेंचुरी में भी जो किसान खुद से अगर बहुत अधिक कम काम करता है, अधिकतर अगर मजदूरी करवाता है, तो उसके पास सेविंग जो होगा कुछ बचेगा नहीं, सरप्लस आएगा ही नहीं, खा पी के सब बराबर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या का क्या था, कारण था, कुलीन लोग चाह के भी इन दासों को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन इधर देखिए उत्तरी राज्य में क्या था, तो आर्थिक रूप से यह संपन्न दिखाई दे रहा। इधर यातायात का विकास हो चुका था, संचार साधन यहाँ पे आ चुका था, वेतन भोगी श्रमिक, समझ रहे हैं ना, वेतन भोगी श्रमिक, इंप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे वेजेस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या लगाइए आप, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में क्या आप लगा सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर में किसी को आप साल भर ये कह के रोजगार दे सकते हैं कि भाई आ जाओ हम तुमको जॉब में रख लिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में 3-4 महीने काम होगा, उसके बाद से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेतन भोगी श्रमिक है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वहाँ पे काम ठीक है चल जाएगा, सालों भर चल जाएगा, डिमांड बना रहता है। कुल मिला के इधर देखिए तो पूंजीपति वर्ग अच्छा खासा मात्रा में लोग मौजूद था, और श्रमिक वर्गों की जो स्थिति थी ठीक है इतनी खराब नहीं थी, ये लोग भी काम करता था, मस्त होकर काम करता था। अब देखिए इतना से आपको क्लियर हो गया कि आखिर आर्थिक सामाजिक विषमता का कारण क्या था। साफ साफ आपको एक ही कारण दिखाई दे रहा है, और वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो मैंने बताया था, हर एक चीज को हिस्ट्री पढ़ना है आपको, आर्थिक कारक को परिवर्तन का आधार बना के करना है। अब यही समस्या है, देखिए यही आर्थिक कारक अब सामाजिक विषमता को कैसे जन्म दे रहा है, अब यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और है, उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न को लेकर आप देख लीजिए। उत्तरी राज्य में औद्योगिक संरचना क्या थी, बहुत अच्छी खासी हो चुकी थी। और आपको हमेशा ध्यान देना है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो बात सुनेगी सबसे अधिक अमीरों की, गरीबों की बात देखिए कोई नहीं सुनता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर से युक्त सरकार है किसकी, अमीरों की। और उत्तरी राज्य में जो औद्योगिक संरचना में उद्योगों के विकास की बात आई, तो स्पेशल जो फंडिंग की बात की जाती है, स्पेशल जो पैकेज की बात की जा रही है, अमेरिकी संघ माने अमेरिकी जो सरकार से संरक्षण की मांग की गई, और उसने मान लिया, स्वीकार लिया कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है करो, तुम लोग भाई टैक्स वगैरह पे कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल पैकेज दिया गया, और दक्षिणी अमेरिका को ठेंगा पहुंचा दिया गया, मैंने दक्षिणी राज्य को। दक्षिणी राज्यों में भय हुआ कि भाई अमेरिकी संघ तो बिल्कुल ही उत्तरी राज्यों के फेवर में है, हमें तो सपोर्ट करने के लिए तो तैयार ही नहीं है। अब यही समस्या था कि उत्तरी राज्यों के ठीक है
पक्ष को लेके, संघ को लेके मतभेद पैदा हुआ, दोनों में देखिए। इसीलिए देखिए यहाँ पे दास प्रथा को बोला जाता है, वो तो महज एक बहाना था। असली कारण तो देखिए आर्थिक कारण है, बार बार आर्थिक चीज़ों को तरफ आपको इंडिकेट करना है। देखिए यही है दास प्रथा का मुद्दा। दास प्रथा, इसको नैतिक मुद्दा के रूप में जानते हैं, इथिक्स। उत्तरी अमेरिका को लगता था कि देखो भाई हम लोग ठीक है मुक्त अर्थव्यवस्था के राह पे चल पड़े हैं। जिस वणिकवादी वाणिज्यवाद नीति का ब्रिटेन के ठीक है द्वारा मतलब जो हम पे थोपा गया, उसका हम लोगों ने तीव्र गति से विरोध किया गया, क्योंकि एक दासत्व का एकदम रूप ले चुका था। हम लोग बिल्कुल उपनिवेश बन के उसके अंडर कंट्रोल में काम कर रहे थे। लेकिन अब वो लोग तो चला गया, हम उनसे व्यापार भी कर रहे हैं, मुक्त व्यापार। लेकिन अभी भी ये जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र में हमारे ही लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो दास प्रथा को बनाया जा रहा है, मेंटेन किया गया है। एक नैतिक प्रश्न है और ये होना भी चाहिए। देखिए वो लोग पुनर्जागरण और प्रबोधन काल से युक्त, तो थोड़ा बहुत तो समस्या आएगा ही आएगा। और यही हुआ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो देखिए उत्तरी राज्य में उद्योगपति प्लस मध्यम वर्ग शक्ति संपन्न था। अब इनको लगता था कि दास प्रथा यही है ना, देखिए इथिकल जो क्वेश्चन है यहाँ पे लगने लगा। होता है ना, नाम देखिए खराब होता है। अगर आप भारत के हैं, किसी राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए, खासकर ठीक है कोई हिंसात्मक गतिविधियां हो जाए, महिलाओं से संबंधित कुछ क्राइम हो जाए। अभी दिल्ली में जो ठीक है जो कांड, मतलब बहुत सारा निर्भया कांड को ही ले लीजिए, कितना देखिए भारत का इमेज खराब होता है। अभी हाल ही में किसान आंदोलन को ले लीजिए, कारण जो भी हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ा पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है। भारत का जो इमेज है पूरी तरीके से डाउन हो रहा है। तो हमेशा देखिए समस्या आता है। तो कुछ कुछ यही जो समस्या था फेस कर रहा था इस उत्तरी राज्य वाले लोग, कि यार पूरा का पूरा हम लोग यूएसए के लोग हैं और लोग दास बना के लोग रखा हुआ है, दासों से कृषि करवा रहा है। भाई दासों से मत कराओ, आज़ाद कर दो भाई उनको, हमारी तरह श्रमिक ठीक है श्रमिक के रूप में रखो, वेतन दो। दक्षिण वाले बोल रहे भाई अगर हम उनको वेतन देने लग जाए तो हमारे पास बचेगा क्या। दास प्रथा को खत्म करने की बात की गई और अभी धीरे धीरे उग्र रूप ले रहा है। उग्र रूप कैसे ले रहा है, तो देखिए जागरूक संगठन बनाने जाने लगा, दासों को ठीक है जागरूक किया जाने लगा। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बिल्कुल नहीं देखेंगे तो एक से एक पत्रिकाएं निकलने लगी कि दास प्रथा एकदम बेकार है। इस ठीक है 19वीं सदी में आके भाई ये सब चीज नहीं होना चाहिए, मानव का शोषण कर रहा है। अमानवीय स्वरूप को दिखाया गया, अपने राज्यों से खत्म की मांग की गई। उत्तरी राज्य में थोड़ी बहुत थी, वहां पे खत्म कर दिया गया। अब बारी थी दक्षिणी राज्यों में। कुलीन वर्ग कहाँ मान रहे भाई, बोल रहे भाई हम नहीं खत्म करेंगे। सबसे बड़ी समस्या का क्या था, कारण था ये, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिकी जो संघ है, अभी अमेरिकी सरकार भी उत्तरी राज्यों को सपोर्ट कर रही है। अब अमेरिकी संघ भी बोल रही है कि दास प्रथा को क्या करो, खत्म करो। दास प्रथा की समाप्ति की मांग की गई। अब यहाँ पे देखेंगे एक राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, अब्राहम लिंकन के पहले बुकाना नाम होता है, बुकाना, ये भी कुछ कुछ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे कि भाई दास प्रथा को क्या करो, खत्म कर दो। कार्यकाल इनका खत्म होगा, चुनाव होगा। अब बुकानन के बाद आएगा ठीक है अब्राहम लिंकन। अब ये तो पूरी तरीके से ठीक है दास प्रथा को खत्म करने के फेवर में आ जाएंगे कि नहीं भैया करना ही करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे दक्षिणी राज्य में दास प्रथा था, जीवन का आधार था, समर्थन भाई ये लोग करते थे, समाप्ति के पक्ष में नहीं थे कि एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे अगर भाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ बगानी कृषि हो रहा है, नहीं लोग रहेगा तो कैसे काम होगा, क्योंकि इनके आर्थिक हितों से परिचालित हो रही थी दास व्यवस्था। कृषि कार्य में ठीक है इसको हमने देख लिया, कृषि कार्य में वैतनिक श्रमिकों के करवाने से वेतन वृद्धि, सुविधाएं तथा हड़ताल, ये सब का भी भय होता था कि भाई अगर देखो अगर हम लोग श्रमिक के रूप में इनको वेतन देना शुरू कर दिया, अगर सीजन में ही पता चले कि भाई वहां पे गेहूं खूब होता है, गन्ना खूब होता है, सीजन में लोग हड़ताल कर दे। ध्यान रखिएगा कृषि कर रहे हैं ठीक है, इसमें जो मौसम का इफेक्ट बहुत प्रभावी होता है, वर्षा का इफेक्ट बहुत प्रभावी होता है। आप एक दिन भी लेट नहीं कर सकते उसमें, एक दिन 2 दिन 4 दिन लेट करेंगे आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई अगर ये लोग ठीक आगे चल के वेतन वृद्धि का मांग कर दे, सुविधाओं की मांग कर दे, काम के घंटे तय कर दे, हड़ताल करने लग जाए, तो फिर तो हमारा और भी चौपट हो जाएगा कृषि, हमारा सरप्लस मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए कुलीनों में भय था, कुलीन भूस्वामी वर्ग ठीक है दुष्प्रभावित हो रहा था इससे कि ना भाई कुछ भी हो जाए हमें दास व्यवस्था को बनाए रखना है
और उत्तरी राज्य क्या बोल रहा है, एनी कॉस्ट दास व्यवस्था को खत्म करो। तो देखिए दास व्यवस्था तो एक बहाना दिखाई दे रहा है आपको। असली जो प्रश्न है बार बार किसका है, आर्थिक है। ठीक है, यही आर्थिक संपन्नता की वजह से उत्तरी राज्य चिल्ला रहा है और यही आर्थिक संपन्नता को बनाए रखने के लिए दक्षिणी राज्य उसका विरोध कर रहा है। कुल मिला के देखिए यही सिनारियो है। ठीक है, यही कालक्रम है, चल रहा है। तीसरा है यहाँ पे देखिए दास प्रथा को लेकर संवैधानिक मुद्दे का टकराव आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जो सीटों का जो निर्धारण किया गया था, जब संविधान का जब निर्माण किया गया तो बोला गया कि भाई 5 दास में 3 जो उत्तरी राज्य के जो लोग हैं इनका मत मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो दक्षिणी राज्य में दासों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बड़ा बड़ा बागवानी कृषि हो रहा है, पश्चिम की तरफ लोग जा रहा है, पश्चिम की भूमियों को ऑक्युपाइड कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उनको दासों की संख्या अधिक पड़ी, दासों को उठा के सब समझ रहे हैं, सब ले जा रहा है। अफ्रीका से अटलांटिक ओशन पार करा के वहां ले जा रहा है, वहां के मूल निवासियों को सब बना कर रख कृषि करवा रहा है। इससे उनकी संख्या इतनी बढ़ने लगी कि 5:3 का जो रेशियो था, ध्यान रखिएगा 5:3 का जो रेशियो था, ये रेशियो भी फेल होने लगा। इस पे भी दास देखिए भारी पड़ने लगा, प्रतिनिधित्व इनको अधिक मिलने लगा। और उस प्रतिनिधित्व का फायदा कौन उठा रहा था, तो उनका मालिक कुलीन उठा रहा था। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखिए अपनी शक्ति को कुलीन बढ़ाने में लगा हुआ था। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर, जिसमें दासों को जोड़ा जाता था, अब असंतुलन यहाँ पे हो चुका था। उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्य में भाई यही था, गैर दास प्रथा की मांग कर रहे थे और दक्षिणी राज्य बोल रहा था कि इसको बनाए रखना है। मतभेद अधिक हो गया। आगे चल के नवीन क्षेत्रों के लेके कि भाई पश्चिम की तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है, अभी भी लोग जा रहा है पश्चिम की तरफ, माइग्रेट कर रहा है, जितना भी ठीक है वन वगैरह सबको काट रहा है। कुल मिला के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया वहाँ का, ठीक है सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे बहुत सारे केसेस जाते थे दासों के मुद्दों के लेके। अब सोचिए जिसकी सरकार की भी तो सुप्रीम कोर्ट सुनती है। एक मुद्दा गया, ड्रेड अस्क्वाइट मुकदमा का मुद्दा गया वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि देखो जो दास है ना, बहुत ही ये मानवीय जो गरिमा पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अधिकार विहीन संपत्ति की तरह है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा बोल रहा है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो अमेरिका के भी मानव अधिकारों की रक्षा कर रहा है, तो दासों की मानव अधिकारों की भी रक्षा करते हुए आपको नजर आएगा। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं अमेरिकी संविधान में कि फंडामेंटल जो राइट दिया गया दासों को, सीमित फंडामेंटल राइट दिया गया, फिर बोल सकते हैं कि मन दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। अब इसे समस्या होगा दक्षिणी राज्यों को। 1820 में मामला अधिक गंभीर हो गया। मिसूरी राज्य को, मैंने मिसूरी नहीं है, मिसौरी कर लीजिएगा इसको, ठीक है, यही मिसौरी जो नदी है उसके किनारे राज्य को विलय को लेकर समस्या है कि भाई उत्तरी राज्य में रहेगा कि दक्षिणी राज्य में रहेगा। इसमें एक राजनेता आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। राजनेता हेनरी क्ले आएगा, समझौता करेगा, बोलेगा देखो एक निर्धारण रेखा खींच दिया जाए जिससे कि समझ में आ जाएगा कि ये उत्तरी राज्य है और ये दक्षिण राज्य है। और वो निर्धारण रेखा खींच दिया गया 36 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, अर्थात उत्तरी अक्षांश में यहाँ पे खींच दिया गया। ठीक है, कि उत्तरी राज्य है भाई एक गैर दास को मानते हैं और दक्षिणी राज्य वाले हैं भाई दास प्रथा को मानते हैं, ये लोग नीचे हैं। लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आगे चल के कैलिफोर्निया, जो बिल्कुल ही समझ रहे हैं ना, कैलिफोर्निया वही सिलिकॉन वैली के रूप में लॉस एंजल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे वहाँ का जो डेजर्टिफिकेशन वाला इलाका है लॉस एंजल्स, ठीक है, अच्छा खासा तापमान गर्मी के दिनों में हो जाता है। उस वाले इलाके को भी लेके यहाँ पे समस्या हो गई उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों के बीच विलय को लेके कि भाई कैलिफोर्निया को कौन रखेगा, उत्तरी राज्य रखेगा दक्षिणी राज्य रखेगा। अब यही समस्या नहीं रुका, आगे चल के देखिए यहाँ पे मामला और भी गंभीर हो गया। ठीक है, 1864 में, ध्यान रखिएगा, कैंसस और नेब्रास्का को लेके, मैंने बताया था शुरू में आपको, यही कैंसस और नेब्रास्का को लेकर अंतिम रूप से देखेंगे तो ये एक हिंसात्मक गतिविधियों का रूप ले लेता है कि उत्तरी क्षेत्र वाले दास प्रथा वाले राज्य में टकराव होने लगा। मैंने कैंसस और नेब्रास्का को लेकर उत्तर वाला बोल रहा है भाई हमारे में है, दक्षिण वाला बोल रहा है भाई हमारे में है। पुनः दास मुद्दा का प्रश्न आ गया, क्योंकि देखेंगे कैंसस और नेब्रास्का में यहाँ पे संख्या जो थी दासों की बड़ी मात्रा में मौजूद थी। तो उत्तरी राज्य में जाते तो भाई वो लोग दास को खत्म कर देते,
दक्षिणी राज्य में था तो दासों की संख्या अधिक थी, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनको अधिक मिल जाता था। ये भी एक बहुत बड़ी ध्यान रखिएगा समस्या का क्या था, कारण था। अब यही ये देखिए 1864 के पहले 1860 के आसपास बुकानन जो राष्ट्रपति था, कार्यकाल उसका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगली बार राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए यहाँ पे होता है ना चुनाव की जो घोषणा जो करना हो जाता है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी एक रिपब्लिक पार्टी। अमेरिका में यही दो पार्टियां सदियों से चली आ रही है। अब आपको ध्यान होगा कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप गया किस पार्टी का था, तो रिपब्लिक पार्टी का। अभी जो बाइडेन आया डेमोक्रेटिक पार्टी का। ऐसे ही अल्टरनेट चलते रहता है। लेकिन अब्राहम लिंकन की बात करें तो वो थे रिपब्लिक पार्टी से, उत्तर के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मैंने ऐसा बोला जाता है कि 1860 में जब राष्ट्रपति उम्मीदवारी का जब चुनाव हुआ वहाँ पे, तो एक संयोग ही था, मैंने एक लहर था कि अब्राहम लिंकन जीत गए। अदरवाइज डेमोक्रेटिक का जो प्रतिनिधित्व था खासकर दक्षिणी राज्य वाले में, ऑलरेडी उनका प्रतिनिधित्व अधिक था, मैंने जीतना तय था। लेकिन फिर भी ठीक है, लहर होता है, ऐसा होता है कितने बार। खैर 1860 में देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव हुआ, अब्राहम लिंकन इसमें खड़े हुए, रिपब्लिक का कैंडिडेट बने। और आते ही चुनाव प्रचार में इन्होंने अपना मंशा साफ कर दिया, दास प्रथा को मानवीय मुद्दा बना दिया। अब दक्षिण राज्य वाला बोल रहा है कि देखो भाई अभी तो राष्ट्रपति भी नहीं बनना, बोल रहा है कि दास प्रथा क्या है, बेकार है, ऐसा तो हम मानेंगे ही नहीं। ये लोग बिल्कुल ही अब्राहम लिंकन के विपक्ष में आ गया। निर्वाचन को ठीक है दक्षिणी राज्य ने शुभ माना कि भाई बेकार है, और यहीं पे कैरोलिना के नेतृत्व में, कैरोलिना राज्य है दक्षिण कैरोलिना, ध्यान रखिएगा दक्षिण कैरोलिना के ठीक है जो यहाँ पे राज्य था उसके नेतृत्व में कुछ नेता आएंगे और दक्षिणी राज्य को बिल्कुल सेपरेट करने की यहाँ पे मांग कर देंगे कि भाई जो दक्षिणी राज्य है ठीक है संघ का विरोध कर रहा है, और अब संघ जो हमारी बातों को ही नहीं मान रहा है, इस संघ में रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, हम अलग हो रहे हैं भाई, हम दक्षिणी राज्य अलग हो रहे हैं। समझिए क्या चल रहा है, दक्षिणी राज्य क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और आप लोग संविधान में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ना राज्य टूट सकता है ना संघ टूट सकता है। और इस 1861-62 के दशक में आके बोला जा रहा है कि भाई हम अलग हो जाएंगे। सोचिए अगर ये अलग हो गया होता तो क्या आज वर्तमान में जो यूएसए का जो कंसेप्ट है क्या ये मजबूत हो पाता? सोचिए कभी मजबूत नहीं हो पाता। यही आपको सीखना है, जानना है, समझना है। तो दक्षिण राज्यों में देखिए फ्लोरिडा, टेक्सास, ठीक है, यहाँ पे जॉर्जिया है, सब नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इन्हीं इलाकों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख भी सकते हैं, यही है नेब्रास्का मैंने दिखाया था, ये है कंसास और ये है यहाँ पे ठीक है अब मिसौरी का क्षेत्र है, ये है कैलिफोर्निया का क्षेत्र। मामला यहीं आगे फंस गया और लास्ट में 1864 में जो मामला फंसा ये नेब्रास्का और ये कंसास का, ठीक है, इसी को लेकर मामला बहुत अधिक गंभीर हो गया। अब चुनाव का भी बारी आ गई। अब इसी चुनाव में देखेंगे तो अब्राहम लिंकन ने तो चुनाव में जो होता है ना मैनिफेस्टो, ठीक है, मैनिफेस्टो लोग घोषणा करता है सारा जो दल होता है, तो उस समय अब्राहम लिंकन ने तो भाई डिक्लेयर कर दिया था कि भाई एनी कॉस्ट, ठीक है, किसी भी कीमत पे हम दास प्रथा को मैंने ख़त्म करके रहेंगे। अब सोचिए एनी कॉस्ट, दक्षिणी राज्यों ने भी भाई ठीक है अपना औकात दिखा दिया कि ठीक है अगर तुम इलेक्शन जीत गए, देखेंगे अगला आएगा, अगर तुम अपना इलेक्शन जीत गए डजेंट मैटर, हम तुम पे रहेंगे नहीं तो भाई तुम हम पे शासन कैसे करोगे, तुम दास व्यवस्था को कैसे हटाओगे। अब यही था, देखिए अब्राहम लिंकन के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। और अब्राहम लिंकन की लाइफ को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनका लाइफ बहुत बड़ा सीख देता है। ठीक है, फिर कभी मैं लेक्चर बनाऊंगा इनके लाइफ पे। कुल मिला के यही समझिए कि दुनिया में ठीक है संघर्ष ही सब कुछ है। जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे आप ठीक है सफलता के नज़दीक रहेंगे। और इन्होंने वही किया, बहुत सारी हार का सामना करते हुए इन्होंने लास्ट तक ठीक है अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। और इन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध को ठीक है मतलब अलग होते होते इन्होंने बचा लिया। मैंने एकदम बहुत बड़ा, इसीलिए अमेरिका के लोग इनको बहुत लोग मानते हैं कि भाई ये नहीं होते शायद उस समय कुशल प्रेसिडेंट उस समय नहीं होता तो क्या पता आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की तरह यहाँ पे बटा रहता। खैर यहाँ पे अब तो हो गया। इसीलिए देखिए ऐसे जो लीजेंड लोग हैं ठीक है इनकी लाइफ को थोड़ा सा आप देखिए, पढ़िए, सीखिए, फिर आप समझेंगे कि संघर्ष करना लाइफ में कितना ज़रूरी होता है। लेकिन लंबे समय तक जिंदा नहीं रहे, ठीक है,
कुछ ही अमेरिकी गृहयुद्ध के ख़त्म होने के बाद कुछ ही 3-4 सालों के अंदर ही इनकी ठीक है हत्या भी कर दी गई, देश के लिए ठीक है शहीद हो गए। तो आइए अब नेक्स्ट इनके बात करते हैं इनके बारे में, अब्राहम लिंकन की भूमिका। अब अमेरिकी गृह युद्ध को देखिए इतना बड़ा माना जाता है कि अभी तक जो पर्ल हार्बर में जो अटैक हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में 9/11, आपको पता ही होगा ठीक है, 11 जो सितंबर को जो वहाँ पे WTO में जो ठीक है WTO वर्ल्ड ट्रेड कॉमर्स है वहाँ का अमेरिका में, उसके बाद पेंटागन में ओसामा बिन लादेन वाली में घटना की बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन जब भी आप अमेरिकियों से पूछेंगे या विश्व के इतिहासकारों से पूछेंगे तो इससे भी जो बड़ी घटना हुई वो बताते हैं कि भाई ये छोटी घटना है। सबसे बड़ी घटना तो थी अमेरिकी गृह युद्ध, और कहना भी ये सही है, ये तो बाहरी लोग है भाई अटैक कर रहे हैं, कम से कम अंदर की जो ठीक है हारमोनी है बनी हुई है, अंदर की जो एकीकरण है बनी हुई है। अब सपोज करिए अगर भारत ठीक है मतलब पाकिस्तान अगर भारत पे अटैक कर रहा है, चाइना भारत पे अटैक कर रहा है, तो डैमेज होगा इसमें, कितने सारे लोग वहाँ के भी मारे जाएंगे, यहाँ के भी लोग मारे जाएंगे, वहाँ का भी रिसोर्स बर्बाद होगा, यहाँ का भी रिसोर्स बर्बाद होगा। लेकिन जो यूनिटी जो स्ट्रेंथ की जो बात की जाती है, एकीकरण की जो बात की जाती है, वो यहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन गृह युद्ध ही अगर किसी देश में हो जाए, भारत में भी गृह युद्ध हुआ है, क्योंकि भारत में जब देखेंगे ठीक है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जब एक वैचारिक चीज़ों को जब लाया गया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, कितना उग्र रूप ले लिया गया भारत के ठीक है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, भारत के पूरब और पश्चिम के क्षेत्रों में, समझ रहे पूरा एकदम जल उठा गृह युद्ध। मैंने उस समय का जो कहानी है ठीक है आपने देखा होगा गदर वगैरह मूवी, क्या घटनाक्रम था उस समय का, कितने निर्दोष लोग, महिलाएं, बच्चे ठीक है न घर के न घाट के लोग रह गए। तो बहुत बड़ी देखिए समस्या का क्या बनता है, कारण बनता है गृह युद्ध, चाहे वो किसी भी देश में हो। तो अमेरिकी गृह युद्ध को समाप्त और अखंड बनाने के लिए यहाँ पे अब्राहम लिंकन की जो भूमिका है सबसे यहाँ पे ठीक है सराहनीय मानी जाती है। और 4 मार्च 1961 का वो दिन आ गया, अब्राहम लिंकन यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए, बिल्कुल ही ठीक है यहाँ पे निर्वाचित हो गए, जीत गए। और उन्होंने आते ही घोषणा की कि अमेरिकी संघ शाश्वत है भाई, अमेरिकी संघ शाश्वत है, इससे कोई नहीं निकल सकता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इससे कोई नहीं निकल सकता है। संघ मजबूत है, राज्य भी मजबूत है, लेकिन राज्यों से अधिक शक्ति संघ को है। इसका मतलब कि अखंडनीय है, कभी से तोड़ा ही नहीं जा सकता है। और इसी संदर्भ में देखिए अब्राहम लिंकन की भूमिका बहुत ही शानदार रही। इन्होंने दास प्रथा को लेकर जीतने के बाद दास प्रथा के मुद्दे को सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी समझ रहे हैं, सेकेंडरी बना दिया। इन्होंने पहला जो मुद्दा बताया सिर्फ और सिर्फ बोला कि हमको संघ को एक करना है, दास प्रथा भाई रहे ना रहे भाड़ में जाए, लेकिन हमको अमेरिकी संघ शाश्वत चाहिए। इसीलिए इनका ये जो स्टेटमेंट है देखिए क्या कह रहे हैं, दास व्यवस्था गलत नहीं तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, ये पहले बोलते थे, लेकिन अब जैसे ही निर्वाचित होके आ गए अब बोल रहे हैं कि अगर हम सभी दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो बचाएंगे, अगर हम दासों को मुक्त किए बिना संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे। यदि हम कुछ दासों को मुक्त कर कुछ दासों को बिना मुक्त किए अगर संघ को बचा सके तो बचाएंगे। अब इस लाइन को समझिए, हर जगह वे दासों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका प्रायोरिटी है संघ पे। भाई अगर दासों को मुक्त कर देंगे फिर भी संघ बचा रहे तो बचाएंगे, दासों को मुक्त किए बिना अगर संघ को बचाना होगा तो बचाएंगे। अगर दास प्रथा दक्षिणी राज्यों में बनाए भी रखना हो तो बनाएंगे, लेकिन उनको अलग होने नहीं दिया जाएगा। अगर वो लोग मानेगा कुछ दासों को मुक्त कर दो, कुछ को मत मुक्त करो, फिर भी संघ बना रहे तो बचाएंगे। यही प्रक्रिया देखिए, यही अब्राहम लिंकन की क्या है भूमिका है, इसको आप ध्यान रखिए कि उनकी जो कूटनीतिक जो चाल है, उनकी जो दूरदर्शिता है वो दिखा रहा है कि भाई दास प्रथा हमने मैनिफेस्टो में बोला वो सेकेंडरी चीज़ था, मेरे लिए प्राइमरी चीज़ है सिर्फ और सिर्फ संघ को यूनाइट करना। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है प्रावधान है कि तुम लोग अलग नहीं हो सकते हो। दक्षिण राज्य इसमें देखेंगे कि कमजोर पड़ता हुआ सब नजर आएगा। लक्ष्य यही था संघ की एकता को बनाए रखना। इसीलिए देखिए कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया, दक्षिणी राज्य में सेना का ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुशलता पूर्वक अब्राहम लिंकन के द्वारा संचालन किया गया। लेकिन सोचिए
सेना जा रही है कुशलतापूर्वक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना जा रही है। इसका मतलब कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर कहीं पे भी सेना जा रही है तो वहाँ पे अव्यवस्था फैलेगी तो सेना छोड़ेगी नहीं किसी को, सेना मारेगी, गारंटेड मारेगी। और यही हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सेना को भेजा गया कि हम शांति दूत बना के भेज रहे हैं, संघ को यूनाइट करने के लिए भेज रहे हैं। अभी वहीं पे देखेंगे, ठीक है, कुछ लंबे समय तक यहाँ पे युद्ध चलेगा, लेकिन अब वहीं सेना से एक देश की आंतरिक व्यवस्था कैसे जीत सकती है, खासकर एक मजबूत शक्ति जब केंद्र में मौजूद है। यही हुआ, संघ की सुरक्षा की बात करी लेकिन दमन की बात नहीं कि भाई हम शांति सेना भेज रहे हैं, कोई किसी को ठीक है हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम पहुंचाओगे तो फिर तुमको ठीक है तो ये लोग छोड़ेगा नहीं। अब यही यहाँ पे चल रहा है। यहीं पे माना गया कि देखिए अब्राहम लिंकन के द्वारा अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। विद्रोही देखिए यहाँ पे घोषित नहीं बल्कि विदेशी सहायता लेने का इन्होंने अवसर नहीं दिया। बोला कि देखो भाई, यूरोपीय जो देश थे बाकी अगल बगल में देखेंगे फ्रांस वाले थे, स्पेन वाले थे, चिताते हुए अब्राहम लिंकन नजर आ रहे हैं। देखो भाई ये यूएसए का आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप हम नहीं चाहते। घर का मामला है, हम लोग सलटा लेंगे, तुमको आना ही नहीं है, क्योंकि अभी भी अमेरिकी संघ शाश्वत है, टूटा नहीं है। बाहरी जो शक्ति है, बाहरी जो व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ संघ के हाथों में है, और संघ तुम्हें ठीक है पूरी तरीके से आदेश दे रहा है कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब यही समझिए, उस समय जब हुआ था, आपको अमेरिकी क्रांति हुआ था, यही थी उस समय जो सम्राट जो जॉर्ज था उसकी अदूरदर्शिता थी, बिना सोचे समझे ठीक है उसको लगा कि भाई निपटा देंगे, गुस्से में निपटा नहीं पाया क्योंकि अमेरिकियों का साथ स्पेन दे रहा था, फ्रांस दे रहा था। यही है देखिए अब्राहम लिंकन की भूमिका कि पहले ही विदेशी सहायता लेने से दक्षिण के राज्यों को वंचित कर दिया, और तब जाके यहाँ पे युद्ध खत्म हो गया। दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। दासों को इन्होंने खुद इनवाइट किया कि भाई आओ तुम लोग मिलिट्री में शामिल हो जाओ, सेना में शामिल हो जाओ, इतने हट्टे कट्टे लोग हो भाई, क्या दिक्कत है। और मजबूत सेना का नेतृत्व यहाँ पे किया जाएगा, और चलता भी है। आज भी देखिए अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। दक्षिणी राज्यों को दासों का सहयोग ना मिले क्योंकि अब दासों को पास ठीक है एक अल्टरनेट विकल्प है, उनका राष्ट्रपति मौजूद है, उत्तरी राज्य मौजूद है। अब दक्षिण राज्यों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं था। बदले की भावना इन पे खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब जब आप जान चुके हैं कि भाई अब हार रहे हैं, इनकी जो शक्ति थी बिल्कुल ही दासों में ही थी। दास जब तक लड़े, जब तक अयोग्य थे, अशिक्षित थे, तब तक ये लड़े, लेकिन अब तो ये पूरी तरीके से शिक्षित हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई मामला क्या है। और यही हुआ। अब चल के यहाँ पे संयुक्त राज्य, यहाँ पे अमेरिका के निवासी के रूप में अब अब्राहम लिंकन घोषित कर रहे हैं कि देखो भाई हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं, हम बदले की भावना से दक्षिण राज्यों में कोई भी क्लेम नहीं करेंगे, वे हमारे पार्ट है, हमारे अपने लोग हैं। अर्थात इसीलिए बोला गया कि अमेरिकी क्रांति ने अगर अमेरिका को स्वतंत्र बनाया तो अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिका को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में निर्माण कराया। यही है, इसीलिए अब्राहम लिंकन को एक निर्माणकर्ता के रूप में जाना गया। अब सोचिए अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हो गया, कितने लोग मारे गए, लेकिन अब इसका जो परिणाम हुआ बिल्कुल देखेंगे तो शानदार आपको परिणाम ठीक है इफेक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। खासकर इसके परिणामों को देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक शक्ति का विकास हुआ। अब वो भेदभाव खत्म हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी राज्य, दक्षिण राज्य, सारे लोग मिल के यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। वास्तविक जो यूएसए था, वास्तविक संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एकता अखंडता अब बिल्कुल अक्षुण्ण हो गई। उसके बाद से फिर वे लोग कभी नहीं उस तरह से किया। दास प्रथा का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मताधिकार इनको दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, मताधिकार भी दिया गया, लेकिन यही है लेकिन, इतना भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान कर दीजिए, भारत में आज भी है कि जाति व्यवस्था खत्म कर दो, धार्मिक आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, कम्युनिटी हार्मिंग नहीं होगी, लेकिन आज भी देखिए क्या ऐसा होता है, दहेज नहीं लिया जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, शासन करने वाले जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, जो लोग ठीक है कानून बना रहे हैं,
वही लोग फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रशासन इसको ठीक से लागू करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन में भी कुछ ऐसी लोग मौजूद हैं जो डोरी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे लिखने से, संविधान में क्या है, ठीक है, पार्ट ऑफ, ठीक है, कागज़ है, लिखने से काम नहीं चलेगा। लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यही दासू प्रथा के साथ ही अभी भी आप क्वेश्चन टैग लगा कर रखिए कि अभी भी वहाँ पे जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है। श्वेत अश्वेत संघर्ष यहाँ पे बड़ा है। अश्वेतों को अधिकार तो दिया गया, लेकिन अभी भी समस्या है। राजनीतिक अधिकार को लेकर अभी अश्वेतों के पास बहुत कम है। आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो एक बहुत शानदार इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। मजबूत आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ, मैंने रियल मायने में अगर देखें तो आधुनिकीकरण जो हुआ इस गृह युद्ध के बाद, इस आर्थिक क्षेत्र में हुआ। चार्ल्स बेयर ने इसको दूसरी क्रांति कहा, क्योंकि अब यहाँ पे आके औद्योगिक पूंजीवाद, सामाजिक विषमता, ठीक है, समाप्त यहाँ पे हो गई। कृषि का मशीनीकरण हो गया। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग यहाँ पे सामने आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये बातें उत्तरी राज्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि दक्षिणी राज्यों तक पूरी तरीके से इसको ठीक एक्सपेंड कर दिया गया, फैला दिया गया। संचार सुविधाओं का जाल कर दिया गया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। रेलवे, ठीक है, टेलीफोन लाइन, संचार के जो सुविधाएं हैं, डाक व्यवस्था है, मैंने पहले जो जो उत्तर में थी उसको दक्षिण में भी इम्प्लीमेंट किया गया। विलयन समेकलन की नीति लाई गई कि भाई जो भी छोटे छोटे कंपनियां थी उनको बड़ा एक्सपेंड किया गया, बड़ी बड़ी कंपनियों का गठन किया गया। देखेंगे यही कंपनियां आके, ठीक है, आज खासकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपको दिखाई देगी कि ये कंपनियां बहुत ही ठीक है, ये कंपनियां आपको यूरोपीय देशों में, खासकर फ्रांस में, जर्मनी में इतना अधिक कर देती है, मैंने क्या बोलते हैं कि टैक्स देते, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ आके अपना पूंजी इन्वेस्ट कर रही है औद्योगिकरण के उस युग में। तो देखेंगे सब बहुत ही अमेरिका को यहाँ पे बेनिफिट होते हुए नजर आएगा। प्रबंधकीय शिक्षा पर बल दिया गया। बोला गया कि अभी तक मानव आगे रहा है, लेकिन अब व्यवस्था को आगे आना पड़ेगा। सोचिए कितना लोग एग्रेसिव हो चुका है, जागरूक हो चुका है। राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। एक समान ब्याज दरें लाया गया। मुद्रा विनिमय दर लाया गया। वित्तीय समावेशन लाया गया कि भाई मुनाफा हो रहा है और हमको मुनाफा कमाना है। कैपिटलिस्ट की अवधारणा, मुक्त व्यापार की नीति की अवधारणा पे यहाँ पे जोड़ दिया गया। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी यहाँ पे देखेंगे। दिलचस्प तथ्य यह है, आपको दिखाई देगा, यही बड़ी समस्या है। देखिए हर जगह, हर देश में, कोई भी देश जब अच्छा होने लगता है, अपने तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन दूसरों के साथ वो अच्छाई को लागू करने में बिल्कुल ही असफल नजर आएगा। यूरोपीय देशों के लिए लीजिए, पुनर्जागरण प्रबोधनकालीन से युक्त समझ में आ रहा है कि भाई दास प्रथा क्या है, उपनिवेश क्या है, वाणिज्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, फिर भी वो एशियाई जैसे देशों में थोप रहा है अपने व्यापारिक लाभ के लिए। ये भी कर रहा है, यूएसए भी यही कर रहा है। दिलचस्प तथ्य यह है कि आगामी 7-8 दशकों तक, 7-8 दशक देखिए, 70 से 80 साल तक अमेरिका ने संरक्षणवाद नीति को प्रोत्साहन दिया कि हम अपने व्यापार को संरक्षण दे रहे हैं। कब दे रहा है? जब पूरे विश्व में बल दिया जा रहा है, मुक्त अर्थव्यवस्था पे बल दिया जा रहा है। एडम स्मिथ बोलता था ना कि मुक्त अर्थव्यवस्था आना चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यापार में ठीक एक संतुलन बना रहेगा। किसी को जरूरत है भाई गेहूं का तो गेहूं खरीदे, गेहूं वाले को जरूरत है कि भाई हमको चावल है तो चावल खरीदे, किसी को जरूरत है कि भाई हम ठीक है पेस्ट खरीदना है, पेस्ट वाले से खरीदे, किसी को जरूरत है चमड़ा का तो भाई चमड़े वाले से खरीदे। इससे क्या होगा कि व्यापारिक जो बैलेंस होगा बना रहेगा। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? संरक्षणवादी नीति पे बल दे रहा है। और आज देखिए अमेरिका जब खुद इतना डेवलप हो गया तो क्या कर रहा है? आज मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल देने की बात कर रहा है। भाई व्यापार खोलो अपना। भारत के साथ क्या कर रहा है? ठीक है, व्यापार खोलने की बात कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर बार बार भारत में दबाव आता है, एकदम एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो। सोचिए अमेरिका में मशीनीकृत कृषि है, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खुद खुल जाएगा तो क्या भारत के किसान उसका कभी फाइट कर पाएंगे? मानव श्रम से यहाँ कृषि हो रही है, तुरंत ही भारत का ठीक है मार्केट पूरी तरीके से एग्रीकल्चर मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। इसको ठीक है थोड़ा एग्जाम में डिफेंड करने की आपको ज़रूरत होती है। इंटरव्यू वगैरह में जब इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ठीक है एक एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से इसको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो महिलाओं की भूमिका को लेके काफ़ी संजार
स्थिति इनकी दिखाई देती है कि शिक्षा को इनको बढ़ावा गया, शिक्षा बढ़ने लगा, शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया। भारत जैसे देशों में आज भी देखिए, भारत की लगभग 60% अधिक जनसंख्या गांव में रहती है, तो वहीं अगर उत्तरी अमेरिका में ठीक है देखिए, खासकर यूएसए में देखेंगे तो वहाँ की अधिकतर जनसंख्या शहरों में रहती है। वहाँ पे शहर क्या गांव क्या, ठीक है, लेकिन वही शहर का जो भी मापदंड होता है, बहुत बड़ी संख्या में शहरीकरण को बढ़ावा मिला। अब उस शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, महिलाएं आगे आ रही है। ऑलरेडी हमने देख लिया कि अब व्यवस्था को आगे आना पड़ेगा। अब इस व्यवस्थाएं में महिलाएं भी है, शिक्षा को मोटिवेट किया जा रहा है। अब शिक्षा को मोटिवेट किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। फैक्ट्रियों में महिलाएं काम करते हुए नजर आ रही है, ऑफिस में जा रही है। तो यही तो है, देखिए कब हो रहा है, 19वीं सदी में हो रहा है। सोचिए 19वीं सदी में अभी भारत में अभी सती प्रथा चल रहा, इतनी सारी कुरीतियाँ धर्म के नाम पे, पितृसत्तात्मक समाज के नाम पे मौजूद है। तो आज अगर आप उठ के अचानक बोलेंगे नहीं हमें अमेरिका की बराबरी करना है, तो नहीं हो पाएगा। धीरे 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 ठीक है, लोगों में जागरूकता, खासकर महिलाओं में जागरूकता लानी पड़ेगी। यही है भूमंडलीकरण। अब सोचिए ये सारी बातें अगर भारत की महिलाएं पढ़ेगी तो जानेगी नहीं कि देखो भाई ये लोग कब का जग चुकी है, 19वीं शताब्दी में जग चुकी है और आज 21वीं शताब्दी चल रहा। अभी भी ठीक है, शहरों में तो खासकर महिलाएं जग चुकी है, लेकिन ग्रामीण एरिया में देखिए अभी भी पितृसत्तात्मक समाज का जो छाया है उन महिलाओं पे पड़ता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो रही है। इसीलिए एजुकेशन देखिए, एजुकेशन मस्ट, समझ रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन है, हथियार है महिलाओं के लिए। अभी भी पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट में देख लीजिए कि उनकी संख्या जो कितनी कम है, प्रतिनिधित्व तो कितना कम है। और ऐसे में अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ठीक है कुछ मतलब गलत किया जा रहा है। बिहार में देखिए दिया गया, बिहार में महिलाओं को रिजर्वेशन अगर दिया गया तो इसका लाभ मिल रहा है। एक महिला अगर ठीक है कुछ ऑफिसर बन जा रही है, सोचिए उसको एसडीएम डीएसपी का ही अगर पोस्ट मिल जा रहा है तो एक महिला कितने महिलाओं को मोटिवेट करते हुए नजर आएगी। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। उसमें कुछ मापदंड होना चाहिए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे अगर दिया जा रहा है तो यहाँ पे कोई गलत नहीं किया जा रहा है, इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम आधुनिक युद्ध के रूप में अगर देखें तो ये भी कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में देखिए तोप खाना, गोला बारूद सबका प्रयोग किया। हालांकि तोप खाना, गोला बारूद का प्रयोग तो आप देखेंगे भारत में भी हुआ है, ठीक है, मुगलों के ज़माने में, लेकिन सुरंग, जलपोत आ गया, पनडुब्बियों को डुबाने वाली यंत्रों का प्रयोग किया गया, समाचार पत्र द्वारा विस्तृत कवरेज किया गया कि भाई ये वाला हो रहा है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका यहाँ तक गया, दक्षिणी अमेरिका यहाँ हुआ, यहाँ तक गया, इस मुद्दे पे लेकर विवाद चल रहा है। तो ये सब क्या है, प्रथम आधुनिक युद्ध के रूप में अमेरिकी गृह युद्ध को अगर दर्शा रहा है तो इसमें कहना कोई गलत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या गृह युद्ध के पश्चात अमेरिकी दासों को अधिकार मिला? लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पॉइंट है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि मताधिकार तो दे दिया गया, मानव अधिकार भी दिया गया, लेकिन उस मानव अधिकार को श्वेत लोगों ने कागजों तक उसको सीमित रख दिया। इसीलिए बार बार ठीक है संवैधानिक संशोधन की भी वहां जरूरत पड़ी, औपचारिक सुधार भी किया गया। लेकिन इतना जान लीजिए कितना भी संविधान ठीक है बिल्कुल कागज का टुकड़ा है, माने तभी संविधान है, नहीं माने तो कागज का टुकड़ा है। तो जरूरी है लोगों में अवेयरनेस, ठीक है, और आज हो रहा है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो आए दिन देखिए 1950-60 के दशक में अश्वेत आंदोलन भी हुआ, 1950-60 के दशक में हो रहा है। गृह युद्ध हुआ है इसके 100 साल पहले 1860-70 के दशक में हुआ है। और अभी भी इनकी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो इसका मतलब कि श्वेतों के द्वारा जरूर कुछ न कुछ कर्मकांड किया गया। अश्वेत आंदोलन में देखेंगे मार्टिन लूथर किंग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा मार्टिन लूथर है यहाँ पे, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग लगा है, मार्टिन लूथर नहीं है वो प्रोटेस्टेंटवादी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किंग लगा हुआ है, एक अश्वेत नेता। इनको जब शहादत मिली, यही है देखिए, कोई भी अधिकार बहुत ही इंसानों में एक बहुत ही खराब प्रवृत्ति है, जिंदा रहते मिलता नहीं है, मरने के बाद जब उग्र भीड़ हो जाता है तब लगता है कि नहीं, दबाव में लोग आके देता है। और यहाँ पे कुछ अधिकार मिला। आगे चल के देखिए अर्ध अश्वेत राष्ट्रपति बने। अर्ध अश्वेत राष्ट्रपति समझ रहे, मतलब
बात कर रहा हूँ ओबामा की। फिर भी देखिए वहाँ पे राष्ट्रपति बनने के बाद भी वहाँ पे हिंसा, पुलिस एनकाउंटर अभी भी देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। अभी एक मैंने बताया था शुरू में जॉर्ज फ्लॉयड अभी हाल ही की घटना है, ठीक है, कोई ज़्यादा दिन की घटना नहीं है। एक श्वेत पुलिस ऑफिसर के द्वारा गले में गर्दन रख के, ठीक है, आई कांट ब्रीथ बोलते रह गए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हत्या कर दी गई। लाइव वीडियो चल रहा था। तो देखिए अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जैसे भारत में जातिगत व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, वैसे ही अमेरिका में भी देखें तो श्वेत और अश्वेतों के बीच जो एक सोशल जो डिस्टेंसिंग है, ठीक है, वो पूरी तरीके से हट नहीं पा रही है, अभी भी वहाँ बना हुआ है। कुछ कुछ लोग ठीक है, कुछ कुछ लोग अभी भी वहाँ पे, ठीक है, उसी मानसिकता से लोग ग्रसित हैं। तो खैर ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर उम्मीद है देख रहे होंगे, ठीक है। बहुत एफर्ट लगा के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल ही बेसिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, देखिए सुनिए, मैं बार बार बोलता हूँ, सुनिए और उसको फील कीजिए, सोचिए उस बारे में। एक जगह कोई चीज़ हो रहा है तो उसको बाकी अन्य चीज़ों से, ठीक है, इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग यहाँ पे कर पाएंगे। अदरवाइज कहानी तो जनरली लोगों को पता होता है, लेकिन कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये, ठीक है, टीचर का रोल है कि ताकि आपका जो दिमाग, ठीक है, मेंटोस हो जाए, दिमाग की बत्ती आपकी जल जाए। तो जलते रहेगी, यकीन मानिए, डेली डेली देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। कल से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।